हाय फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 के अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। आदिकाल से ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। शांति, सहिष्णुता, सनातन संस्कृति के प्रमुख आदर्श रहे हैं। इन्हीं आदर्श परंपराओं की झलक हमें वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। वैदिक संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें वेदों तथा वैदिक साहित्यों से प्राप्त होता है। वेद हमारी संस्कृति की धरोहर है। वेदों में उस समय के लोगों के रहन सहन, जीवन, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, व्यवसाय आदि का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। शेष 3 वेद तथा वेद साहित्य बाद में लिखे गए थे। वेदों को लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद के समय की सभ्यता को ऋग्वेद सभ्यता एवं उसके बाद वैदिक काल की सभ्यता को उत्तर वैदिक काल की सभ्यता कहते हैं। वैदिक साहित्य। वेद भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार है। सत्य एवं ज्ञान के बीज हमें वेदों से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान वेदों में निहित है। वेद भारत का आदि ग्रंथ है एवं आर्यव्रत की प्राचीन रचनाएं हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। यजुर्वेद यह ऋग्वेद से बहुत बाद में लिखा गया वेद है। इसमें यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र, यह गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद में देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र शामिल है। यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, सामवेद में उसका संकलन है। भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से हुआ है। इसका कुछ भाग ऋग्वेद से लिया गया है। अथर्ववेद, इस वेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा। इसमें चिकित्सा विधि एवं रोगों संबंधी ज्ञान आदि संकलित है। वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन। संपूर्ण भारतीय जीवन दर्शन और साहित्य का आधार धर्म ही रहा है। भारतीय संस्कृति के परम प्राण धर्म में ही विद्यमान है। धर्म के अंतर्गत सत्य बोलना, चोरी न करना, कर्म व वचन से पवित्रता का पालन करना तथा काम क्रोध पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, दान धर्म आदि बातें शामिल है। वैदिक धर्म व दर्शन केवल भारतीयों को दृष्टि में रखकर ही अपना स्वरूप प्रकट नहीं करता है, बल्कि यह मानव को विश्व मानव बनाने की योग्यता रखता है। यह दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। कुछ प्राचीन स्थलों के वर्तमान नाम ये हैं: इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र, मिथिला और कौशल। अब हम वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, संयुक्त परिवार प्रथा। वैदिक काल में आर्यों का जीवन काफी सुव्यवस्थित था। समाज की मूल इकाई परिवार थी। पिता परिवार का मुखिया होता था। वैदिक काल में संयुक्त परिवारों की प्रधानता थी। माता पिता, भाई बहन, चाचा भतीजा, पुत्र पौत्र आदि 4-5 पीढ़ियां एक ही परिवार में साथ साथ रहती थी। संयुक्त परिवार प्रणाली के मूल में 2 बातें प्रमुख थी: एक परिवार की संपत्ति तथा सदस्यों की सुरक्षा, दूसरा आजीवन
आजीविका के मुख्य साधनों यथा कृषि, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग धंधों में सभी का सम्मिलित योगदान होता था। इस प्रकार उनका पारिवारिक जीवन सुख एवं शांतिमय था। यद्यपि पुरुष परिवार का मुखिया होता था, किंतु परिवार के कार्यों में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। वैदिक सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं आप इस सारणी में देख सकते हैं मित्र। इसमें है संयुक्त परिवार प्रथा, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा, नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान, जीवन में 16 संस्कारों का महत्व, वसुधैव कुटुंबकम की भावना और आश्रम व्यवस्था। ये कुछ विशेषताएं हैं। अब इनकी शिक्षाएं देख लेते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। शिक्षा का आधार सादा जीवन, उच्च विचार था। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। उस समय संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। शिक्षा का प्रधान लक्ष्य बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास तथा आचरण की पवित्रता को विकसित करना था। नारी का स्थान वैदिक काल में समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परिवार में स्त्रियों को पुरुषों की तरह ही सभी अधिकार प्राप्त थे। सामाजिक व धार्मिक समारोह पर वह पुरुषों के साथ भाग लेती थी। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन था, जिसके परिणाम स्वरूप गोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषी स्त्रियां इस काल में हुई थी, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। आदि के प्रमाण हमें वेदों के अनेक मंत्रों से प्राप्त होते हैं। संस्कार वैदिक संस्कृति में संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बच्चे के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर विधि विधान से अनुष्ठान एवं संस्कार की प्रथा प्रचलित थी। इस तरह एक व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत कुछ 16 संस्कारों का प्रचलन था। यज्ञ जीवन का आवश्यक अंग था। इसे स्त्री पुरुष दोनों करते थे। अधिकांश संस्कार मंत्रोच्चार एवं यज्ञ के साथ संपन्न होते थे। बाल विवाह उस काल में नहीं होते थे। एक पत्नी प्रथा उस समय प्रचलित में थी। आज भी हिंदू परिवारों में इस संस्कार को अपनाया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी के प्राणी मात्र के एक ही परिवार का हिस्सा होने की उदात्त भावना। वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से व्यवहार करता था। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे अनेक मंत्र वैदिक साहित्य में पढ़ने को मिलते हैं। उस समय लोग इस अनुरूप व्यवहार भी करते थे। मानव ही नहीं बल्कि इस धरती के प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना यहाँ के सामान्य जन की विशेषता रही। आश्रम व्यवस्था हमारा संपूर्ण जीवन व्यक्ति भाव से ऊपर उठकर समाज के भाव को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा। व्यक्ति के से समाज तक की यात्रा के पड़ाव के रूप में इन आश्रमों की निरूपण किया गया था। मनुष्य जीवन की आयु 100 वर्ष मानकर आश्रम जीवन को 4 भागों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम मनुष्य के जीवन का पहला भाग माना गया है। इसमें यज्ञोपवीत संस्कार से 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अविवाहित रहते हुए गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करता। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो कुछ सीखता था उसको वह अपने व्यवहार में उतारने का कार्य गृहस्थाश्रम में करता
था। गृहस्थाश्रम की आयु 25 से 50 वर्ष तक मानी गई थी। गृहस्थाश्रम पर संपूर्ण समाज का दायित्व होता था। विवाह इस आश्रम का मुख्य संस्कार है। यह आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास का पोषक तो गृहस्थ ही करते थे। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ की आयु 50 से 75 वर्ष तक मानी गई है। जैसे कि शब्द से प्रतीत होता है, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति परिवार के दायित्व से मुक्त होकर अपना जीवन गांव के निकट जंगल में बिताता था। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो अनुभव प्राप्त किया उसको समाज में बांटता था। गृहस्थ आश्रम में वह अपने परिवार के कल्याण के लिए सोचता था, किंतु यहाँ पर वह संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए सोचता है। गृहस्थों को सलाह देने इस आश्रम की मुख्य विशेषता थी। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम मनुष्य की आयु 75 से 100 वर्ष मानी गई है। वानप्रस्थ आश्रम तक की यात्रा में जब मनुष्य ज्ञान व कर्म की शिक्षा को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेता है, तब वह उपदेश देने के योग्य हो जाता है। उपदेश निस्वार्थ होता है। इस काल में व्यक्ति अपना संपूर्ण भाग उस परम पिता परमात्मा को सौंपकर समाज को ही अपना आराध्य मानकर जीवन के शेष 25 वर्ष समाज की सेवा के लिए समर्पित करता है। इस आश्रम में व्यक्ति एक जगह नहीं रहता, बल्कि अलग अलग स्थानों पर विचरण करता हुआ लोगों को सदाचार की शिक्षा देता था। थैंक यू फ्रेंड्स। इस समय मेरे पास समय कम होने की वजह से हम आगे का पार्ट जो है पार्ट 2 में करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।